वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, जिसमें रैखिक स्वतंत्र और परतंत्र का था। तो इसमें क्वेश्चन हम देखें कि क्वेश्चन जो दिया गया था वो था क्या, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना था भाई? सिद्ध करें 100 and 001 and 111 तथा 111 यह रैखिक स्वतंत्र है। रैखिकतः स्वतंत्र है। ठीक, तो यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको किस तरह से करेंगे आप यहां देख लीजिए। सॉल्यूशन, माना कि K1 K2 K3, क्योंकि 3 पॉइंट है यहाँ पर 1, 2 और 3, ठीक है। तो K1 K2 K3 अदिश है। माना कि K1 K2 K3 अदिश राशियां हैं, ठीक है। यह अदिश राशि है तो अदिश है लिख लोगे आप, तथा इसको आप x1 x2 x3 मान लो, ठीक है। ये वेक्टर जो है, ये x1 वेक्टर मैट्रिक्स जो भी है, x1 x2 x3। तो इसे चलिए हम लिखते हैं, तथा x1 1 0 0 x2 0 0 1 एंड x3 और यह होगा 1 1 1, ठीक है। अब हमें एक पूछा जा रहा है कि रैखिकतः स्वतंत्र हैं, तो ये आपको निकालना है या सिद्ध करना है। तो हम जो है इस नियम का पालन करेंगे कि K1 x1 प्लस K2 x2, K1 x1 प्लस K2 x2 जो निकाय हम बनाते हैं, K2 x2 प्लस K3 x3, ठीक है। x1 x2 x3 यह टोटल 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं K1 1 0 0 प्लस K2 0 0 1 प्लस K3 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर यह हो जाएगा 0 के बराबर। आप जब इसे मल्टीप्लाई करके, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो आप यहाँ पर 3 पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका उनसे मल्टीप्लाई करके तीनों को लिख लेंगे। तो K1 इंटू 1 K1 हो जाएगा, प्लस K2 इंटू 0 यानी कि 0 होगा, प्लस K3 इंटू 1 K3 होगा, ठीक। अब जो है नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे इसका, K1 इंटू 0 0 प्लस K2 इंटू 0 0 प्लस K3 इंटू 1, यह हो जाएगा K3, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाएगा K1 इंटू 0, यहाँ 0 होगा, K2 इंटू 1 यहाँ पर K2 होगा, और K3 इंटू 1 यहाँ पर K3 होगा, और यह बराबर 0, यानी कि 0 वेक्टर, मतलब यह 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पर यह 0 होगा। 3 एलिमेंट हैं इनके, तीनों 0 होंगे, ठीक है। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं LHS साइड और RHS साइड, ठीक है। LHS साइड और RHS साइड पहले एक सिंप्लीफाई करके लिख लें, K1 प्लस K3, उसके बाद K3, उसके बाद K2 प्लस K3, K2 प्लस
K3 इक्वल टू 0 0 0, यह होगा। अब जो है कंपेयर करके, दोनों तरफ कंपेयर करके लिख लेते हैं। तो देयरफॉर K1 प्लस K3 ये हो जाएगा 0, K3 ये हो जाएगा 0, और K2 प्लस K3 0। अब इन तीनों से K1 K2 K3 के वैल्यू निकालेंगे। तो आप जान रहे हो K3 क्या होगा, K3 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। K3 का मान इक्वेशन 1 में रख लो आप, इक्वेशन 1 इसे कर लो, इक्वेशन 2 इसे कर लो, और इक्वेशन 3 कंपेयर करने के बाद इन तीनों को लिख लो आप। तो यहाँ पर क्या होगा, K1 प्लस K3, और K3 का जो है वैल्यू 0 है, तो लिख लोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हो जाएगा K1 प्लस K3, तो K3 की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि K1 भी जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर K2 प्लस K3 यहाँ पर 0 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंड इक्वेशन 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 प्लस K3, यानी कि K2 प्लस K3 यहाँ पर 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर K2 इक्वल टू 0, K2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो कि K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू 0। अतः अगर तीनों यह अदिश राशियाँ 0 0 के बराबर हो जाती हैं, तो ये क्या होगा, रैखिकतः स्वतंत्र होगा। तो यह अतः लिख देंगे हम, अतः x1 x2 तथा x3 रैखिक स्वतंत्र है, रैखिक स्वतंत्र है। ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 तथा x3 रैखिक स्वतंत्र हैं, यह हो गया। अब आप देखें नेक्स्ट टॉपिक, पहले तो ये एक बार समझ लें अच्छी तरह से कि आपको करना क्या है, सिद्ध करें कि 1 0 0 0 0 1 और 1 1 1 रैखिक स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर माना कि K1 K2 K3 अदिश हैं, और x1 x2 x3 हमने मान लिया था इसको, जो यह सदिश पॉइंट दिए हुए हैं उनको हमने K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 से मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल लिखा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का सिस्टम मैंने बता दिया है। और इसे कंपेयर करने के बाद K1 K2 K3 का वैल्यू निकाले। अगर K1 K2 K3 की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो यह रैखिक स्वतंत्र हैं। अगर 0 के बराबर नहीं कोई और नंबर होता है तो ये रैखिक परतंत्र होते हैं। ठीक है। अब जो है इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं रैखिक समीकरण निकाय। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसके बाद पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर सभी टॉपिक जो है कवर किया जाएगा। अतः इसे ज़रूर देखें, और डेली जो है यह 7 बजे आता है, तो 7 बजे आप जो है ज़रूर इसे देखें। रैखिक समीकरण निकाय।
रैखिक समीकरण निकाय, यह इसमें जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, ठीक है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, उसमें सबसे पहली बात तो यह है लीनियर इक्वेशन में संगतता और असंगतता, ठीक, आपको देखना होगा, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब इसके बारे में हम बताते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इसमें जो है संगत रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, असंगत रैखिक समीकरण। दो होता है लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण, इसमें जो है संगत रैखिक समीकरण, संगत रैखिक समीकरण, संगत रैखिक समीकरण क्या होगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, consistent लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन यानी कि यहाँ पर संगत रैखिक समीकरण है। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन यानी कि संगत रैखिक समीकरण, इसमें यदि समीकरणों के निकाय या एक से अधिक हल हों, यदि समीकरणों के निकाय का ध्यान रखें, यदि समीकरणों या समीकरण निकायों का, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण निकायों का एक या एक से अधिक हल हो, एक या एक से अधिक हल हो, एक या एक से अधिक हल हो, तो समीकरण निकाय को उसे संगत समीकरण कहते हैं। तो उसे संगत रैखिक समीकरण कहते हैं। या आप लिख सकते हैं संगत रैखिक समीकरण मतलब कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिए, अगर समीकरण निकायों का जो हल है वह एक या एक से अधिक आए, यानी कि हल हो, तो ऐसे स्थिति में वह संगत रैखिक समीकरण यानी कि कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे x + y = 4, x + y = 4, ये इक्वेशन हो गया, और x - y = हम कोई भी नंबर ले लें, 8 ले लें, ठीक है, ये हो गया। चाहे यहाँ पर 8 ले लो आप, यहाँ पर 4 ले लो आप, ठीक। तो इस तरह से जितने समीकरण इस तरह के होंगे यह अद्वितीय हल देंगे, यानी कि एक हल, ठीक, इसका अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब कोई एक आंसर आएगा। जैसे दोनों को आप जोड़ेंगे, वाई वाई कट जाएगा, 2x आएगा, 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 6 होगी। तो यानी कि एक ही x की वैल्यू है ना, तो उसे अद्वितीय हल कहेंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो इस स्थिति में यह निकाय संगत है, ठीक है। इस स्थिति में क्या है? यह निकाय संगत है। ये दोनों समीकरण का जो हल होगा वो संगत निकाय का होगा। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल एक से अधिक हल का ले लेते हैं। एक से अधिक हल, इसमें x + 3y = 9, मान लीजिए x + 3y = 9, ये हो गया। और दूसरा समीकरण इसका है 3x + 9y = 27। इसके जो है क्या होंगे? अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों के
अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनके जो है एक हल अद्वितीय हल होगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये दोनों तरह के जो सॉल्यूशन वह संगत इक्वेशन कहलाते हैं, संगत जो है रैखिक समीकरण या कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाइए असंगत के बारे में। असंगत लीनियर इक्वेशन या जो है रैखिक समीकरण, जिसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक, उनका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैट्रिसेस के रूप में होगा, और वहाँ पर देखेंगे किस तरह से इसे संगत और असंगत डिफाइन किया जाता है। ये संगत और असंगत आप समझ लीजिए। दूसरा है असंगत, असंगत रैखिक समीकरण। असंगत रैखिक समीकरण इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन में है क्या, सबसे पहली बात तो वह कोई भी समीकरण जिसका एक भी हल ना हो, समीकरण के निकाय का एक भी हल ना हो, ऐसे समीकरण के निकायों को या सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, असंगत रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए लिखते हैं, ऐसे समीकरणों या समीकरण निकायों को, ऐसे समीकरण निकायों या समीकरण निकाय भी कर सकते हो, जिनका कोई हल ना हो। ठीक है, आप क्या कहो, कोई हल नहीं होता है का, निकायों का जिनका कोई हल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समीकरण जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 11 ले लिया। ठीक है, और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 19 ले लिया। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जो है असंगत समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, असंगत समीकरण। असंगत समीकरण कहलाएंगे। अब चलिए इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, अब देखते हैं हम कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्या कंडीशन होता है और यह जो है किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम बता दें, सबसे पहली बात असमघातीय के लिए हम बताएंगे, और फिर असमघातीय मतलब हेट्रो यानी कि जीनियस जो है समीकरण होगा जिसमें उनके घात समान नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा होगा होमोजीनियस जिसमें उनके घात समान होंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है कंसिस्टेंसी का और क्या, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कंसिस्टेंसी को। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहली बात समघातीय समीकरण और असमघातीय समीकरण, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंडीशन फॉर एंड इनकंसिस्टेंसी।
कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। इसमें देखिए असमघातीय समीकरण के लिए क्या होगा कि समीकरण का निकाय, मान लीजिए आपने जो है आव्यूह के रूप में लिखा तो ax इक्वल टू बी है। अगर ax इक्वल टू बी है तो a जो है ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, यानी कि गुणांक आव्यूह कहते हैं इसे। a को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स, गुणांक आव्यूह, ठीक है। और एक इसमें होता है संवर्धित आव्यूह। संवर्धित आव्यूह मतलब आर्ग्यूमेंटेड। दूसरा, अगर इसी को मान लीजिए हम ए मैट्रिक्स को लिख रहे हैं तो ये तो क्या हो गया? कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स हो गया जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स। और यहाँ पर एक इस तरह से भी लिखा जाएगा, ए और बी एक साथ लिखा जाएगा दोनों को, जो यहाँ बी वैल्यू है कांस्टेंट का, तो उनको एक साथ लिखा जाएगा, उसे संवर्धित या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स या संवर्धित आव्यूह। इसका हिंदी होगा संवर्धित आव्यूह। ठीक है। अब ये देखना है कि अगर ये कंसिस्टेंट होंगे तो इनका जो है रो ए यानी कि जो कोटि होगा, रैंक होगा ए का, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, वह रो ए डॉट बी यानी कि संवर्धित आव्यूह के जो है बराबर होगा। ठीक, कोटियां बराबर होंगी। अब जो है यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यह अज्ञात जो राशियों के लिए हैं, अज्ञात का कोफिशिएंट्स है, अगर उनका रैंक उनके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होता है तो क्या होगा? यह हल संगत होगा, यह संगत हल होगा। और इसमें अगर दोनों का आव्यूह का कोटि n के बराबर होगा तो अद्वितीय हल होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि संगत आव्यूह केवल यदि गुणांक आव्यूह और संवर्धित आव्यूह की कोटियाँ बराबर होती हैं, अर्थात रो ए और रो ए डॉट बी, ठीक है, आर्गुमेंटेड आव्यूह के अद्वितीय हल होगा। तो इसका मतलब है जो ये कोटि ए है और कोटि आर्गुमेंटेड आव्यूह का है या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का है, वो दोनों n के बराबर हो जाएंगे। n के बराबर मतलब जो इनका रैंक ऑर्डर दिया होगा उसके बराबर होते हैं, तो जाकर यह क्या होंगे? इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक, और यहाँ पर n भी क्या है? जैसे n अज्ञात राशियों की संख्या है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 मान लीजिए दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 13, टू एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17। फॉर सपोज कि ये दिया हुआ है तो 1 2 3 जो है इसके अज्ञात नंबर हैं या वेरिएबल कह सकते हैं इनको, इनकी संख्या ही जो है n होती है। यही जो है कोफिशिएंट यानी कि मैट्रिक्स के यह ऑर्डर भी होते हैं। ठीक है, तो उनके बराबर अगर हो जाए तो इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट हल होंगे। और इसमें अगर उससे कम होगा, यह अद्वितीय हल के लिए होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसे, अद्वितीय हल। अगर यही चीज यानी कि रो ए इक्वल टू रो आर्गुमेंटेड, ठीक है, ये कैपिटल ब्रैकेट में रखिएगा तो और अच्छा है, और यह रो ए डॉट बी हो और ये लेस देन n हो,
तो क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। ठीक है, लेकिन अगर कोई हल नहीं, असंगत होना है, तो जो रो ए है नॉट इक्वल टू रो ए बी हो जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो अगर आप ये दिखा दे रहे हो कि ए रो ए नॉट इक्वल टू रो ए बी, यानी कि इसके आर्गुमेंटेड आव्यूह की कोटि इसके आव्यूह की कोटि के बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर। तो अब जो है इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न सारणी यानी कि समीकरणों की संगतता की जांच करें। निम्न समीकरणों के संगतता की जांच करें। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं और समीकरण कौन कौन से हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, ये पहला है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -2 जेड इक्वल टू -2, ये दिया हुआ है। और इसका तीसरा जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 4y एंड प्लस 7z इक्वल टू 7। यह तीन समीकरण हैं, इनकी तीन राशियां हैं जो x y z हैं। ठीक है, तीन अननोन क्वांटिटी यानी कि अज्ञात राशियां हैं। अब इनको निकालना है, इनका संवर्धित और इनका कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट दोनों निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स आप अगर देखेंगे तो इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका आएगा 1 1 1 और 3 1 -2 और 2 4 7। और यहाँ पर इनका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 तो होगा ही, और यहाँ पर -3 जो दिया हुआ यहाँ उसको लिख लेंगे हम, जो बी वाला पार्ट है। ये ए है, ठीक है, ये x है, और ये -3 -2 7 ये बी वाला पार्ट है। ax इक्वल टू बी लिखते हैं ना, वही है। अब देखिए यहाँ पर 3 1 -2 ऑगमेंटेड यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर क्या है 2 4 और 7 ऑगमेंटेड 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करके और ये निकालेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी कि जो वैल्यू है ऑगमेंटेड या रैंक है कोटि है वो
किस प्रकार जो है इक्वल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले बात यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 है, ये 2 है। अगर इसको 3 टाइम्स घटा दें, इसको 2 टाइम्स, यानी कि R1 से जो है ये R2 को 3 टाइम्स करके घटा दें और R3 को 2 टाइम्स करके, तो यह 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, क्योंकि हम जो है इस पर इक्विवेलेंट ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, एलिमेंट्री प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, R2 टेंड्स R2 माइनस 3R1, और दूसरा लिखेंगे R3 टेंड्स R3 माइनस 2R1। ठीक है, देखिए इसमें से 2R1 घटा है, इसमें से 3R1, तो ये बनेगा क्या, पहला तो आपका वैसे ही है एज इट इज 1 1 1, उसके बाद -2 -3। ठीक है, -3 है यहाँ, और यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3 0, क्योंकि आप यहाँ का पहला देख लीजिए 3 - 3 ये 0 होगा, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ R1 घटा रहे हैं, और 1 - 3 यानी कि ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, और -2 - 3 ये हो जाएगा -5, यहाँ पर -5 आ जाएगा, और -2 और -3 टाइम्स 3 यानी कि 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9। आप देखिए -9 होगा नहीं, 3 टाइम्स करेंगे आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 9 यानी कि ये होगा 7, तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए R3 में से 2 टाइम्स R1 घटाना है, R3 में से 2 टाइम्स R1 घटाना है, तो आप क्या करेंगे, R3 - 2 टाइम्स R1 यानी कि R3 का पहला एलिमेंट 2 है, 2 - 2 टाइम्स 1 2 0, ये 0 लिखेंगे आप। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 - 2 टाइम्स 1 यानी कि 2, यहाँ 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 7 - 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर होगा 5, और 7 - 3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 तो -6 होगा, तो 7 - +6 13, यहाँ पर हो जाएगा 13। ये आप देखें, ये दोनों अगर घटता है तो क्या होता है, दोनों को जोड़ दें, R1 R2 और R3 को जोड़ दें, तो आप देख रहे हो कि वहाँ 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ध्यान देना पड़ता है कि क्या करें, R3 और R2 दोनों देखो अपोजिट साइन के इक्वल क्वांटिटी हैं, तो आप दोनों को जोड़ दो, ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो परिवर्तन किस में करना, R3 में। ठीक है, R3 में परिवर्तन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R3 टेंड्स R2 + R3 यानी कि R3 + R2। अगर हम यहाँ पर लिखे तो 1 तो एज इट इज रहेगा 1 1 1, उसके बाद -3। ठीक है, इसके बाद होगा 0, सेकंड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, -2 -5 और यह 7। ठीक, थर्ड में क्या चेंजेज आ रहा है कि दोनों को ऐड कर रहे हो, 0 + 0 0, और -2 + 2 0, और -5 + 5 0, उसके बाद 7 + 13 20। आप देखो कि कोफिशिएंट्स वाले जो कोफिशिएंट मैट्रिक का था, नीचे वाला लाइन पूरा 0 हो गया, यानी कि इनका अगर देखा जाए तो 0 होगा। ठीक है, यानी कि रैंक ए का क्या होगा, क्योंकि ए तो इतना ही था ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स इतना ही था, और पूरा मिलाकर आर्गुमेंटेड है, तो आर्गुमेंटेड में हम देखते हैं कि तीनों नॉन जीरो हैं। ठीक है, तीनों में अगर ये 0 होता तो आर्गुमेंटेड का भी 2 ही होता, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया तो नॉन जीरो है, तो यानी कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, कोट क्या होगा 2, क्योंकि ए में 2 ही नॉन जीरो वाले हैं, क्योंकि तीसरा लाइन वो यहाँ तक का 0 हो गया। और आर्गुमेंटेड में क्या है, ए
इस टू बी जो है वो क्या हो जाएगा, यह 3 रहेगा। इसका मतलब सिंस रो ए नॉट इक्वल टू रो ए बी, यह ए जो है रो ए बी के बराबर नहीं है, ठीक। अतः क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यह असंगत है। क्या हो जाएगा, यह असंगत है। अतः निकाय का हल या दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। दिया गया समीकरण निकाय ठीक है, असंगत है ये। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये संगत है, तो उसके बाद जो है उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब आप देखें इसमें निम्न समीकरणों की संगतता जांच करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समीकरणों की संगतता, निम्न समीकरणों की संगतता की जांच करें। तथा यदि संभव हो तो उनका हल ज्ञात करें, ठीक है। यदि संभव हो तो उनका हल ज्ञात करें, ठीक। तो अब जो है यहाँ पर हल भी ज्ञात करना है और तथा इसका संगतता भी यानी कि संगतता जांच करनी है और हल भी ज्ञात करना है। तो अब समीकरण को ले लेते हैं। समीकरण कौन कौन से हैं, 2x प्लस 3y प्लस z 4z इक्वल टू 4, ये है 4 नहीं बल्कि ये 14 है। आप अगर कहीं लिखा भी होगा बुक में तो इसे 14 कर लीजिएगा। x प्लस 5y और प्लस 7z इक्वल टू 15, 7z इक्वल टू 15। और लास्ट समीकरण है 3x प्लस 2y और प्लस 13z इक्वल टू 29, ठीक है। अब जरा हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन देख लीजिए। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा इसका, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 2 3 4 और 14, यहाँ होगा 1 5 7 15। आर्गुमेंटेड में यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स खुद आ जाता है। ये जो है x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट यहाँ लिखे जाते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A होगा, आर्गुमेंटेड मिलाकर ये B हो जाता है, तो इसे ध्यान रखें आप। और 3 2 13 और ये 29 ये होगा।
तो अब आप ध्यान दें कि यहाँ 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है। हम चाहते हैं कि नीचे लोअर जो है एलिमेंट्स 0 हों, ठीक है, जिससे कि हम जो है सोपानिक विधि या एशलान मेथड से इसकी कोटि ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो हम उसी के लिए इसको इंटरचेंज कर देंगे, R2 को R1 से इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंटरचेंज करना वो लिख देंगे R2 टेंड्स R1, ठीक है। R2 इंटरचेंज हो गया R1 से, तो ये इंटरचेंज हुआ तो R1 की जगह 1 5 7 आर्गुमेंटेड 4 2 3 4 और ये 15 हो जाएगा, ऊपर चला गया है 15 और ये 14, ठीक है, और 3 2 13 और 29, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा देखें R1 को R2 में से ट्वाइस टाइम सब्ट्रैक्ट कर दें, R3 में से थ्राइस टाइम, तो यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम कर रहे हैं। R2 टेंड्स R2 माइनस 2R1 और R3 टेंड्स R3 माइनस 3R1, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना तो बताए ही हैं, चेंज कहाँ हो रहा है ये देख लें आप। यहाँ पर फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 5 7:15 ये हो गया। दूसरे में चेंज है कि ट्वाइस टाइम्स करके घटा रहे हैं, तो 2 माइनस 2, क्योंकि 1 का ट्वाइस टाइम्स 2 होगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 10, 3 है, 3 माइनस 10 ट्वाइस टाइम्स होगा, 3 माइनस 10 आपका होगा 7 माइनस 7 और 4 माइनस 14 ये हो गया माइनस 10, ठीक है। और 14 ये 14 टू जा क्या होगा 28 और 28 माइनस 13 यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ पर 28 माइनस 15 होगा, यानी कि 13, यहाँ पर 13 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें हम कि 15 ये 14 माइनस 30 होगा, वही माइनस 16, ये क्या हो जाएगा माइनस 16। इसीलिए घटा कर देख लिया कीजिए, ठीक है। ये 14 में से 15 टू जा 30 होगा ना, ये सही है। अब 3 टाइम्स ये हो जाएगा, 3 टाइम्स में क्या होगा 3 माइनस 3 0, 3 टाइम्स यानी 2 माइनस 15, 2 माइनस 15 यानी कि माइनस 13, ठीक है। आपको अगर डाउट होगा तो ये घटा कर देख लीजिएगा। 13 माइनस 21, 13 माइनस 21 ये हो जाएगा माइनस 8, और यहाँ पर 45 माइनस 29 देखिए, यानी 29 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा माइनस और 16 होगा, माइनस 16 ये हो गया। क्लियर, माइनस 16 यहाँ पर आ गया। अब चूंकि आप देखें ये 7 टाइम्स है और ये 13 टाइम्स हैं, और यहाँ पर 2 ये घटा है, 15 माइनस 2 माइनस 15 माइनस 13, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस 7 ले लेंगे और यहाँ पर 1 माइनस 4, जिससे कि ये वैल्यू जो है वो कम हो जाए। क्लियर, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है 2 है और ये 11, सॉरी ये 2 नहीं बल्कि 11 है। यहाँ पर ध्यान दें, ये वैल्यू 11 यहाँ पर है, जो कि 2 लिखा हुआ है 11 है, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 की जगह 11 कर लीजिएगा आप। तो 11 यहाँ पर होगा,
लेकिन यहाँ पर -4, क्योंकि 11 जो है -15 होगा। यहाँ पर देखिए 11 - 15 यानी कि -4। ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो यहाँ -4 होगा। अब जरा देखें हम कि -4 और -7 से डिवाइड कर देते हैं R2 और R3 को, तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा? यहाँ पर इक्वल टू न लिखकर क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट, जो कि इसका बेहतर साइन है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या आ जाएंगे भाई? ये R2 टेंड्स -1/7 R2 एंड R3 टेंड्स -1/4 R3। ठीक, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, 1, 5, 7, 15 ये होगा। दूसरा 7 में 0 -7/1/7, तो ये प्लस हो जाएगा 1 होगा, और माइनस ख़त्म हो जाएगा 10/7 होगा, और इस टू 16/7, माइनस ख़त्म 16/7 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 0 होगा, -4 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, -4 से यहाँ पर देखिए -4 का 1, और -4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, -8 को, और 16 को -4 से डिवाइड करेंगे -16 को, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर R2 में से R3, अब यहाँ पर जो R2 R3 है उसमें से R3 में से R2 घटा दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि लोअर ही हमें अधिक से अधिक 0 लेना है। ठीक है, तो किस फॉर्म में लाना है? एशलॉन फॉर्म या सोपानक विधि, या सोपानक रूप में एशलॉन फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 5, 7, 15 होगा, और यहाँ पर 0, और क्या करने है इसे? R3 टेंड्स R3 माइनस R2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1, 10/7, 16/7 ये होगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, यानी कि 2 - 10/7, 7 2 जा 14, 14 - 10 ये हो जाएगा 4/7, ये होगा 4/7। ठीक है, और फिर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 4 - 16/7, तो ये 7 4 जा 28, 28 - 16/7, जो कि कितना हो जाएगा? 12/7, यह हो जाएगा 12/7। ठीक है, यहाँ पर 12/7 आ जाएगा। क्लियर? अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि यहाँ पर जो एशलॉन फॉर्म तो आ गया। एशलॉन फॉर्म में ये देखेंगे कोफिशिएंट जो है ए का, वो भी 3 के हैं, क्योंकि 1, 2, 3 नॉन जीरो रो है, और आर्गुमेंटेड में भी ये 3 के हैं, 1, 2, 3। तो यानी कि रो ए, यहाँ पर जो रो ए है, ठीक है, और कैपिटल भी ले सकते हैं आप ब्रैकेट, रो ए वह 3 है, और रो ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए भी 3 है। अतः जो है रो ए इक्वल टू रो बी है, रो ए रो बी के क्या है? बराबर है, ए बी के बराबर है, और यह 3 के बराबर है, और 3 ही क्वांटिटी इसमें एक्स वाई जेड 3 ही राशियां हैं जिनको फाइंड आउट करना है। अतः इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण निकाय, इस तरह से लिख लेंगे, समीकरण निकाय का निकाय संगत है, डायरेक्ट लिख लीजिए, संगत है तथा इसका अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक,
अब चलिए अद्वितीय हल होगा तो इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ और इसका वैल्यू वहाँ से देखते हैं क्या होगा। ये इतनी चीज़ें हम मिटा रहे हैं जिससे कि इनका हल निकाला जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू इनकी होगी वह क्या होगा, अद्वितीय हल में ऑगमेंटेड क्या आया है 1 5 7 0 1 10/7। पहले ये लिख लो कि ए एक्स प्लस बी, ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर होता है। आप जानते हो कोफिशिएंट्स वैल्यू कितना आया है, ये आप देख लो 157 जो एस्लान फॉर्म में लाने के बाद वैल्यू आएगा उसी से कंपेयर करेंगे। एस्लान फॉर्म में लाने के बाद यह 157 0 1 और 10/7 और यहाँ पर 0 0 और 4/7, इससे आसानी से ये निकल जाएगा इसकी वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा x y z, ऐसे ही लिखते हैं। और b वाला क्या होगा 15 16/7, एस्लान फॉर्म से ये भी लेंगे 16/7 एंड 12/7। बस ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि हम जो सॉल्यूशन आया है एस्लान फॉर्म में जिससे कोटि निकाले हैं, ये सोपानक रूपांतरण है या एस्लान फॉर्म है, वहाँ से हम ले लेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पहले इक्वेशन में। तो आप जानते हो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 7 इंटू जेड 7z इक्वल टू कितना होगा 15, इसके बराबर है 15 के बराबर। फिर ये दूसरा वाला क्या होगा 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 1 इंटू वाई y होगा, प्लस 10/7 इंटू जेड, ये 10/7 हो जाएगा। ये इक्वेशन होगा आपका 16/7, यह दूसरे वाले के बराबर होगा। अब तीसरा वाला क्या है 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, जेड का क्या हो जाएगा 4/7z, और ये किसके बराबर होगा 12/7। तो देखिए क्वेश्चन 1 2 और 3 ये आ गया। एस्लान फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के बाद ये आसानी से जो है क्वेश्चन सोल्यूशन आ जाएगा और सबसे इजी फॉर्म है, ये ध्यान रखिए सबसे इजी है ये एलिमेंट्री मेथड से एस्लान फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसका सोल्यूशन लाएं। तो जेड क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन ले लीजिए, थर्ड इक्वेशन से आप ले लीजिए, थर्ड इक्वेशन से आप लेंगे तो 4/7 जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/7। तो 7 से 7 काट लें, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 और 12/4 यानी 3, जेड इक्वल टू 3 ये हो जाएगा। फिर जेड का वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन में लिख लें, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो y प्लस जेड का क्या होगा 10/7z 3 इक्वल टू 16/7। तो y प्लस 30/7 इक्वल टू 16/7, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/7 माइनस 30/7। यहाँ पर जब आप y वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हो कि 7 ये होगा 16 माइनस 30 यानी कि -14, 7 से 14 कट के 2 यानी कि y इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2 आ गई। अब जो है दोनों का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। अब उधर थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा,
on putting value of y and z in equation फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई के लिए 5 इंटू -2 और z के लिए क्या लिखेंगे 7 इंटू 3 इक्वल टू 15। सॉल्व कीजिए, x -10, 5 2 जा 10 माइनस में है और फिर 21 इक्वल टू 15। आप x प्लस 11 इक्वल टू 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 11 यानी कि 4। तो अब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 3। आप देखें ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप संगतता और असंगतता की जांच कीजिए और करने के साथ साथ आपने सलूशन दे दिया। संगतता और असंगतता की जांच भी एशेलॉन फॉर्म से ही होगा। एशेलॉन फॉर्म में आप चेंज करेंगे और वहाँ से दोनों की कोटियाँ देख लेंगे, आर्गुमेंटेड आव्यूह का या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की कोटि अगर बराबर होती है, रैंक बराबर होता है तो संगत हैं, नहीं होता है तो असंगत हैं। और रैंक बराबर होने के साथ साथ अगर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं उसी ऑर्डर का अगर होता है दोनों के रैंक तो भी आप कह सकते हैं इसका अद्वितीय हल होगा और नहीं तो अनंत हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे, जांच करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको होमवर्क में कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आप समझ सकते हो कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अधिक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें एशेलॉन फॉर्म इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप अच्छे से किसी क्वेश्चन को विद इन द लेस टाइम आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसलिए जो है हर एक पॉइंट को हर एक लेक्चर को ध्यान से पढ़ते जाइए, देखते जाइए, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को हमने डिस्क्राइब किया है और हर एक तरह के क्वेश्चन को लगाया है। क्वेश्चन होमवर्क, निम्न समीकरण निकाय की संगतता की जांच करें। निम्न समीकरण निकाय की संगतता की जांच करें, यदि संभव है तो उनका हल ज्ञात करें तथा यदि यानी कि फाइंड द कंसिस्टेंसी। ठीक है, चेक द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड इफ इट इज पॉसिबल देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ओके, देन दिस इज द x प्लस वाई प्लस जेड एंड इक्वल टू 8। सेकेंड इज दैट x minus y plus 2z equal to 6, and third is 3x plus 5y minus 7z equal to 14। ठीक है, तो आज का यही होमवर्क है कि आप संगतता और असंगतता की जांच करेंगे। ठीक, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन और फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आल्सो। टिल देन, थैंक यू।
है।